लास्ट वीडियो में क्लास साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था आयनिक कंपाउंड। आज की इस वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इस वीडियो में हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। अगर बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एक मेटल की एक नॉन मेटल से रिएक्शन कराने पर बनता है। अगर हमारे पास कोई मेटल है जैसे कि सोडियम और एक नॉन मेटल है जैसे कि क्लोरीन। सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के लास्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एलिमेंट अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2,8,1, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7। क्योंकि सभी एलिमेंट्स अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, तो क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपना लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है, जिससे क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है तो अब सोडियम का लास्ट सेल ये वाला बचता है, और इस लास्ट सेल में सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो सभी एटम्स जो है अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स जिनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देते हैं जिनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 होते हैं, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है, जिससे सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। और क्लोरीन में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले थे, 1 2 3 4 5 6, और सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर आ जाता है, जिससे क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के एक्सेस को नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो जब एक मेटल की रिएक्शन एक नॉन मेटल से कराते हैं, तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है नॉन मेटल को। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है नॉन मेटल को, तो जो मेटल का पार्ट बचता है उसे कहते हैं कैटायन। जबकि अगर बात करें एक नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। तो गेन करने के बाद नॉन मेटल की जो फॉर्म होती है इसे कहते हैं एनायन। और कैटायन और एनायन दोनों मिलकर कहलाते हैं आयंस। और आयन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन का चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि एनायन का चार्ज निगेटिव होता है। और जब कभी भी कोई दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनके बीच एक फोर्स वर्क करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स जो ना एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जिससे दोनों आयंस एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट होकर कंबाइंड हो जाते हैं। तो जब Na+Cl- से अट्रैक्ट होता है, तो ये दोनों जुड़कर बनाते हैं NaCl। तो NaCl जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो किनसे मिलकर बना है, आयन से, कैटायन से और एनायन से। तो एक ऐसा कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक फोर्स के द्वारा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब दोनों आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर देख लेते हैं फिजिकल नेचर क्या होता है। अगर बात करें फिजिकल नेचर की, तो फिजिकल नेचर का मतलब होता है फिजिकली कोई भी सब्सटेंस दिखने में कैसा है या उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं जैसे कि NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है कॉमन सोल्ट। अगर बात करें सोल्ट की, तो सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। और सोल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो नेचर में ना हार्ड होता है और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरली हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। हार्ड होने का रीजन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आयंस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिससे हार्ड होते हैं और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये इनका फिजिकल नेचर है। क्लियर।
ड्यू टू strong electrostatic force of attraction, ionic compounds are found in solid state and they are naturally hard. तो ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरली हार्ड होते हैं और साथ साथ ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसका रीजन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 2, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से दो तरह के बिहेव शो करते हैं। जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। जब हम इनमें करंट फ्लो कराते हैं, करंट का तार लगाते हैं तो इनमें कोई करंट नहीं आता। लेकिन जैसे ही इनको जो है मेल्ट कर देते हैं या इनको जो है वाटर में डिसोल्व कर देते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो देख लेते हैं इसका रीजन क्या होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं। सॉलिड स्टेट में ये आयंस जो है एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे हम किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं या इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, ये जिन आयन से मिलकर बना होता है Na+ और Cl-, एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl, वैसे तो और भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर हम इसी से अगर देखेंगे तो जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करते हैं या इसको हम जो है मेल्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में ये जो ना आयंस में ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- में। तो जब हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट कर देते हैं तो उसकी जो स्टेट होती है उसे कहते हैं मोल्टन स्टेट, मींस उसमें वो मेल्ट हो चुका है। और मोल्टन स्टेट में जो आयंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। आयंस पर चार्ज होता है और चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो इसलिए जो ना आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, लेकिन मोल्टन स्टेट में मींस जब इनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। आयनिक compounds does not do not conduct electricity in solid state, but they conduct electricity in molten state because ions are free to move in molten state। ये आयनिक कंपाउंड की सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब आगे देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सोल्यूबल होते हैं, मतलब इनको जो है घोला जा सकता है कुछ सब्सटेंसेस में, लेकिन सभी में नहीं। जैसे कि आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं NaCl सोल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, लेकिन इसको अगर हम पेट्रोल या केरोसिन में अगर डिसोल्व करेंगे तो ये घुल नहीं पाएगा। तो पेट्रोल और केरोसिन जो होते हैं ना, ये नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं, जबकि वाटर जो होता है एक पोलर सब्सटेंस है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सब्सटेंस में डिसोल्व हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर में डिसोल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना।
आयनिक कंपाउंड्स कैन बी डिसॉल्व in polar solvent like water but cannot be dissolved in non-polar substance like पेट्रोलियम। इसके बाद आयनिक कंपाउंड की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले देख लेते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिर देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी किस तरह से पाई जाती है। तो अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, तापमान, टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर होता है? अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, ठोस है, सॉलिड, और उसको हमें लिक्विड स्टेट में बदलना है, तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो सब्सटेंस जो है मेल्ट होने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? जैसे कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो वेपर में बदलने लगता है, मींस गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जितने टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में बदलता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, वो हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आयन से मिलकर बने होते हैं और आयंस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जुड़े होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आयनिक कंपाउंड्स के आयंस को अलग अलग करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। ठीक है ना? मेल्टिंग एंड boiling points of ionic compounds are high due to strong electrostatic force between ions। ठीक है? तो ये आयनिक कंपाउंड्स की जो है ना 4 प्रॉपर्टीज है। वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिलहाल सिलेबस में इतनी ही है। तो पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, मतलब फिजिकली आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से होते हैं। तो फिजिकली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये नेचुरली बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में, जब वो पिघल जाते हैं लिक्विड स्टेट में। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस एक साथ कंबाइन होने के कारण ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूबिलिटी, मतलब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं लेकिन पोलर सब्सटेंस में, पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर में। लेकिन ये जो ना इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस जैसे कि पेट्रोलियम में। मतलब आयनिक कंपाउंड्स को हम सभी चीजों में नहीं घोल सकते। आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl को हम पानी में तो घोल सकते हैं लेकिन पेट्रोल में नहीं घोल सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होते हैं जैसे कि किसी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और किसी लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो है आयन से मिलकर बने हैं और आयंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जो ना इनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होते हैं। ठीक है ना? तो आयनिक कंपाउंड में बस इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।
इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। चैप्टर में हम दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो मेलेबल होते हैं, मींस उनको हम हथौड़े से पीटकर एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, उनको खींचकर एक तार के रूप में बदला जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के को कंडक्ट करते हैं और किसी सॉलिड सरफेस से टकराने पर जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे सभी सब्सटेंस कहलाते हैं मेटल। और अगर हम बात करें मेटल्स की, तो कुछ मेटल के हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक। जिंक एक मेटल है। आयरन लोहा एक मेटल है। इसी तरह से कॉपर एक मेटल है और Hg मरकरी भी एक मेटल है। तो ये कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ मेटल का मतलब है कि जो मेटल्स हैं ये हमें कहां से प्राप्त होती हैं, कहां से मिलती हैं। तो कोई भी मेटल जहां से मिलती है वो कहलाता है मेटल, सोर्स ऑफ मेटल। और जितनी भी मेटल्स होती हैं ये सब अर्थ से मिलती हैं, अर्थ से इनको निकाला जाता है। तो सभी मेटल का जो सोर्स है वो है अर्थ। ठीक है। तो अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ में जो है सभी मेटल्स पाई जाती हैं। लेकिन जब अर्थ से मेटल को निकाला जाता है, तो अर्थ से मेटल को निकालने के लिए अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर का यूज किया जाता है। सबसे ऊपरी लेयर, अर्थ की ये वाली लेयर जिसमें मेटल्स खोद कर निकाली जाती हैं, इस लेयर को कहते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट से ना सारी मेटल्स को खोद कर निकाला जाता है। तो जब किसी मेटल को अर्थ क्रस्ट से खोद कर निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, पहले उसको खोद कर निकाला जाता है। तो जब खोद कर निकालते हैं तो मेटल के साथ जो है और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज निकलती हैं, जैसे डस्ट, सैंड, स्टोन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें मेटल के साथ खुद कर बाहर आती हैं। तो जब मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो उसके अंदर जो है काफी कुछ मिक्स होता है। उन मिक्स चीजों को मेटल से अलग किया जाता है, तब मेटल को जो है प्योर फॉर्म में लाया जाता है। तो किसी मेटल को अर्थ क्रस्ट से खोद कर उसको प्योर करने तक की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स का सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले मेटल को जो है ना अर्थ क्रस्ट से खोद कर बाहर निकाला जाता है। तो जब मेटल को जो है अर्थ क्रस्ट से खोद कर बाहर निकालते हैं, मान लेते हैं हमने किसी प्लेस से जो है मेटल को खोद दिया है। जब मेटल को जब खोदते हैं तो मेटल के साथ साथ जो है काफी सारी चीजें होती हैं। मेटल के साथ जो है सैंड पार्टिकल होते हैं, रेत के कण, मिट्टी होती है, सोयल, इसमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें साथ साथ जो है स्टोन्स होते हैं। मतलब काफी कुछ मिक्स होता है मेटल के साथ। तो जब हम मेटल को किसी भी प्लेस से, अर्थ क्रस्ट के किसी प्लेस से खोद कर बाहर निकालते हैं, तो मेटल जिस फॉर्म में हमें मिलती है उस फॉर्म को कहते हैं मिनरल। और ये जो मिनरल होता है इसमें दो तरह की चीजें होती है, इसमें मेटल होती है और साथ साथ जो है मेटल के साथ काफी सारी इंप्योरिटीज होती हैं। तो मिनरल में से अगर हम इंप्योरिटीज को अलग कर दें तो ये जो इंप्योरिटीज होती हैं इनको कहते हैं गैंग। और गैंग को अलग करने के बाद जो मेटल वाला पार्ट बचता है वो भी प्योर मेटल नहीं होता, उसमें भी काफी कुछ जुड़ा होता है। तो उस पार्ट को कहते हैं ओर। ठीक है ना। तो अगर बात करें आइसोलेशन ऑफ मेटल की, तो अर्थ क्रस्ट से मेटल को खोदकर उनको प्योर फॉर्म में लाना कहलाता है आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। और मेटल का आइसोलेशन करने के लिए सबसे पहले मेटल को जो है अर्थ क्रस्ट से खोदकर निकाला जाता है। तो जब मेटल को अर्थ क्रस्ट से खोदकर निकाला जाता है तो मेटल जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से निकलती है उसको कहते हैं मिनरल। मिनरल में दो चीजें होती हैं, इंप्योरिटीज जिनको कहते हैं गैंग, और इंप्योरिटीज को हटाने के बाद मेटल जो है प्योर फॉर्म में नहीं होती, इसमें भी काफी कुछ जुड़ा होता है। तो मेटल के उस पार्ट को कहते हैं ओर। तो ये जो गैंग होता है इसको तो जो है ये वेस्ट मटेरियल है, इसको तो थ्रो कर दिया जाता है उसी प्लेस पर जहां से खोद कर निकाला है। लेकिन और जो है ना ये इसी में है मेटल, मतलब ये प्योर मेटल नहीं है, इसमें मेटल है। तो मेटल को इससे जो है प्राप्त किया जाता है, इसी से जो है मेटल को अलग किया जाता है। ठीक है ना। तो मेटल को जब हम अर्थ से बाहर निकालकर प्योर करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। और जब ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है मिनरल। तो देख लेते हैं मिनरल क्या होता है। द फॉर्म in which metal is found
फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है ना। अब मिनरल में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं, गैंग और ओर। तो पहले बात कर लेते हैं गैंग की। तो गैंग क्या होती है? गैंग होती है इंप्योरिटीज जो मिनरल में प्रेजेंट होती है। द impurities present in mineral are called gangue। ठीक है ना। तो मेटल में से अगर हम इंप्योरिटीज को अलग कर दें तो वो कहलाता है गैंग। अब बात कर लेते हैं ओर की। तो गैंग को अलग करने के बाद जो भी कुछ बचता है वो है ओर। इसी से हमें मेटल चाहिए। ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओर। व्हेन मिनरल when gangue is separated from mineral then remaining part is called ore। Ore is a useful part of mineral। मतलब ओर जो होता है ना वो मिनरल का एक यूजफुल पार्ट है जो गैंग को मिनरल से अलग करने पर हमें मिलता है। ठीक है ना। तो जब हम मिनरल से गैंग को अलग कर देते हैं तो जो बचता है उसे कहते हैं ओर। और ये जो ओर होता है ये प्योर मेटल नहीं होती। मेटल इसमें काफी सारी चीजों के साथ जुड़ी होती है। किन चीजों के साथ जुड़ी होती है? ये कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ी होती है जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ जुड़ी होती है। उन एलिमेंट्स को अलग करके उससे हम मेटल को अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम कुछ और देख लेते हैं। मतलब जो मेटल होती है जब हम मिनरल को बाहर निकालेंगे तो मिनरल को बाहर निकालने के बाद उसमें से अगर हम गैंग अलग कर दें तो जो और होगा उसमें कौन कौन सी मेटल किस किस एलिमेंट के साथ जुड़ी होगी। ठीक है ना। तो हम कुछ मेटल्स के और राइट कर लेते हैं। और नेम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एल्यूमिनियम के और। एल्यूमिनियम किन किन फॉर्म्स में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम की पहली फॉर्म है Al2O3.2H2O। इसको कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट में जो है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है Al2O3.H2O। इसको कहते हैं डायोस्पर। तो डायोस्पर एल्यूमिनियम का एक ऐसा और है जिसमें एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है और वाटर जुड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट Al2O3। तो Al2O3 की अगर बात करें तो Al2O3 एक ऐसा और है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ा होता है एल्यूमिनियम के साथ। इसको कहते हैं कोरेंडम। तो ये एल्यूमिनियम के कुछ और हैं। अब बात कर लेते हैं किसी दूसरी मेटल के और, जैसे कि जिंक। जिंक जो है Zns की फॉर्म में भी आ जाता है और ZnCO3 की भी फॉर्म में पाया जाता है। Zns को कहते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। जबकि ZnCO3 होता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट। इसी तरह से अगर बात करें कॉपर की तो C2S क्यूप्रस सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड। इसी तरह से नेक्स्ट Hg मरकरी होता है HgS जिसको कहते हैं सिनाबार। तो ये कुछ मेटल्स के और हैं। तो जब हम किसी और को देखते हैं तो और में जो है मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होती, उनके साथ काफी कुछ जुड़ा होता है। तो इन सारी चीजों को अलग किया जाता है जिससे जो है मेटल हमें मिल जाती है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।